ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, पर बुक में लिखा है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। से राइट है या रॉन्ग? नहीं, क्वेश्चन क्या है? वो लिखा हुआ है उससे क्या मतलब है? क्वेश्चन क्या है, मतलब उसमें करना क्या है? जो लिखी है ना लीनियर इक्वेशन सर, इसमें बताना है सर ए एक्स प्लस बी वाई। सर ये सही है कि नहीं? सर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और लिखा है बुक में कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। इससे ना, जो तुमने कहा है ना भी, इससे क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है कि क्या पूछना क्या चाह रहे हो। अब बुक में अगर ये लिखा हुआ है तो उसमें ठीक है। जैसे मान लो कि ये देखो, ax प्लस बी वाई लिखा हुआ है इक्वल टू सी, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। अब क्या पूछा क्या है ये समझ में आना तो चाहिए कि क्या पूछा क्या है। भैया क्या ने पूछा है सर, आपने बताया था ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हाँ, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी कैसे हो सकता है सर? माइनस सी होगा ना? देखो, अब ये तुम्हें ये अब कैसे एक्सप्लेन करूं मैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। और ax प्लस बी वाई अगर c लिखा हुआ है तो भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब c से हमें क्या मतलब है कि c क्या है? उससे c ना भी हो, 0 हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और 3x प्लस टू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सर तो वहां पे सी की वैल्यू डाली हुई है, सर सी की वैल्यू डाली हुई है। नहीं, सी की वैल्यू नहीं तो पूरा क्वेश्चन तुम मुझे बताओ ना, पूरा क्वेश्चन क्या है? अब जो तुम पूछ रहे हो ना उसका कोई सेंस नहीं बनता है, मीनिंगलेस क्वेश्चन है वो। पहले क्वेश्चन तो क्लियर हो कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो। Excuse me, sir. बोलो। Sir, Mukesh Bishnoi joined today. Is there any instructions for him? Instruction, we have already started chapter 4, and on the verge of completion. We are on the verge of the completion of chapter 4. So That's what I can suggest that what I can suggest is, this class may not be 100% comprehensible for him. So from next class, today he has to bear class, and from next class we are going to start new chapter. So he would be able to manage from the next class. right, sir. So four chapter we have already completed, four chapters, and fourth chapter actually on the verge of completion. So today, if he has done this chapter in his school or somewhere, then he might not have difficulty, but he has to bear today's class. I will Okay, try sir. my best. I will try my best, compensate those things, but it would be a bit difficult right now. Right, sir. Right. Sir, today we will do difficult questions. We will be doing what we have done, in the last class from exemplar. We have started doing questions from NCRT exemplar, I think. So we shall continue that Yes, part only. sir. Yes, we are just going to continue that part only, and I think we have completed exercise 4.1 in NCRT exemplar. So today we are just going to start exercise 4.2, and that is also short type questions like true and false. So we have also completed it. Sir, we have also completed exercise 4.2 in the last class. 4.2 we have already done. So Yes, sir. okay. So we are going to start now 4.3, exercise 4.3 of NCRT exemplar. So 4.3 Sir, exercise. we have also done 4.3.
4.3 also? सर एनसीईआरटी में से Yes, sir. 4.4 भी हो गई। सर एग्जाम्पलर इज डन। एग्जाम्पलर कंप्लीट हो चुकी है। सर 4.4 में क्वेश्चन नंबर एक ही क्वेश्चन है ना? 4.4 में नहीं, 4.4 में ओके। सो हम लोगों ने 4.4 स्टार्ट कर दिया था। यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया था। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। ओके, मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं है कहाँ तक किया था। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये पार्ट हो चुका था लास्ट क्लास में, ये हो चुका था ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे एक बार ट्राई करो तो देखो तो क्या लिखा हुआ है। नया बच्चा जो है उसको आई थिंक एक क्लास में, इस क्लास में डिफिकल्टी होगी, अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे, या आज ही हो सकता है स्टार्ट करें क्लास वो चैप्टर में भी, तो तब आपको समझ में आएगा। सर ये आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर ये? कहाँ से पढ़ा रहे हैं मतलब? सर ये मेरी बुक में सर जो एनसीईआरटी की बुक है सर उसमें अलग है सर, जो आपके जो सर स्क्रीन पे दिख रहा है सर उसमें अलग है। नहीं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। आप पहली क्लास में, पहली क्लास है आपकी ये? यस सर। ओके, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का कर चुके हैं पहले। जो बेसिक जो सबके पास बुक होती है एनसीईआरटी, वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हम लोग एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर बुक आती है जिसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उस बुक से कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस। इसमें थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी थोड़ी सी ज्यादा होती है एनसीईआरटी के कंपैरिजन में। ओके सर। सेकेंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ, सभी बच्चे माइक बंद कर लो। The following observed values of x and y are thought to satisfy a linear equation. Write the linear equation. Okay, ये दिया हुआ है और linear equation को कह रहा है सर कि 2 मिनट का टाइम दे दीजिए करने के लिए। बिल्कुल करो।
बच्चों आई थिंक ये डिफिकल्ट लग रहा होगा तुम लोगों को, समझ नहीं में आ सर, रहा हो गया सर, हो गया। मैंने टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ तुम बोल क्यों नहीं रहे तुम लोगों को टाइम दिया ना सॉल्व करने के लिए। सर हो गया। यस सर, हो गया। क्या आया इक्वेशन, बताओ कैसे किया, सर बताओ। बताओ बोलो। सर मुझे कोई म्यूट कर दे रहा है। म्यूट मत सर करो बच्चे। इक्वेशन हाँ बोलो। सर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, यस सर। हाँ कैसे आया ये? सर मैंने इसको बार बार करके देखा, तो मैंने एक बार जब किया x/3 प्लस y/2, तो सर आंसर 1 ही आ रहा था, तो फिर उसको मैंने ट्रांसफॉर्म करके इस इक्वेशन में लिख दिया। अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन जो इन्होंने दिया हुआ है, ये बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है। वैसे ये 9th क्लास के बच्चों को कराया नहीं जाता है ये इन्होंने खाली इसमें बाकी सब तो ठीक है, इन्होंने जो ये एक सेंटेंस लिखा है ना, राइट द लीनियर इक्वेशन, ये राइट द लीनियर इक्वेशन तुमने हिट एंड ट्रायल से तो वैल्यू पुट करके कर दिया, ठीक है, लेकिन वो हिट एंड ट्रायल से है एक तरीके से, वो कभी स्ट्राइक करेगा कभी स्ट्राइक नहीं करेगा। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 9th क्लास के बच्चों को भी इतना ये डिफिकल्ट क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। सर मैं अपना तरीका बताऊं? बताओ। सर मैंने क्या किया, मैंने जो है लीनियर इक्वेशन मानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो मैंने लिख दिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। फिर मैंने जो है x और y की जगह जो है पहला सोल्यूशन लिखा 6 और -2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये फिर हाँ, फिर मैंने जो है x प्लस बी वाई की जगह दूसरा सोल्यूशन लिखा, ठीक है, और फिर इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। इक्वल पुट कर दिया मतलब 6a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6a प्लस 6b पुट कर दिया तुमने, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 8b, मतलब 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 2b। 4 के टेबल में जा रहा है ना, 4 के टेबल में जा रहा है, ठीक है, तो 3a इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। देन उसके बाद क्या किया सर, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 जो इक्वेशन थी उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x 3ax प्लस 3by प्लस 3c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हाँ, फिर क्या b पुट कर दिया, इसमें b पुट कर देंगे, मतलब 3a को 2b पुट कर देंगे, ये कह रहे हो? यस 2b प्लस 3by और प्लस 3c की जगह पे क्या पुट करेंगे? प्लस 3 प्लस सी के जगह पे जो है मेरा तो जो है -2 काम कर रहा था। 3c की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3c की यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, देखो यहाँ से वैल्यू निकालोगे ना, तो 6a बेसिकली किसके बराबर होगा? 6a अगर हम बात करें तो 6a हो जाएगा 4b के बराबर, 6a को 4b रख दो, 4b माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2b इज इक्वल टू माइनस सी। मैं बता रहा हूँ बच्चों, पेशेंस रखो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ये। तो c की वैल्यू कितनी हो गई? -2b, तो 3c कितना हो जाएगा? 6b इज इक्वल टू -3c हो जाएगा इनफैक्ट, और फिर 3c कितना हो जाएगा? -6b, तो इसकी जगह पे -6b आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से b को कॉमन निकाल के और हटा देंगे, तो b को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और फिर b को हम 0 नहीं लेंगे तो ये वाला पार्ट, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ओके, तुमने जो किया हुआ है दैट इज एक्सेप्टेबल। एक्सक्यूज मी सर, जो तुमने, हाँ सर मेरा ये आ रहा है 12a इज इक्वल्स टू 8b आ रहा है, तो मैंने 12a इज इक्वल्स टू 8b आ रहा है, तो a अपॉन b इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 8, उसके बाद करके सर उसकी वैल्यू निकाल दी, तो 3a इज इक्वल्स टू 2b। किसकी? वो तो आ ही रहा है, ऐसे ही आ रहा है। 12 में 8b होगा तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। सर मैंने ये किया था, सबसे पहले ax प्लस by प्लस c में सबसे पहले ये वाला वैल्यू पुट किया 6, -2, तो उसको लिख दिया 6 से -2b प्लस c एक साइड में, और दूसरी साइड में मैंने दूसरी वाली वैल्यू पुट कर दी ax प्लस by प्लस c में कर दी, है ना। तो ये सर ये हुआ 6 से -2b प्लस c इज इक्वल्स टू -6 से प्लस 6b प्लस c, तो c कट गया सर,
तो 6a प्लस 6a इज इक्वल्स टू 6b प्लस 2b, तो आ जाएगा 12a इज इक्वल्स टू 8b, तो और फिर आ जाएगा वैसे। नहीं तो ये तो आ ही रहा है, ये आसानी से आ रहा है। इसके बाद सी कैसे निकालेंगे बी के टर्म में, वो देखना है। ठीक है, देखो मैं तुम लोगों को आसान तरीका बताता हूँ, ये तरीका बिल्कुल एक्सेप्टेबल है जो लास्ट में बच्चे ने सबसे अभी जो बताया बच्चों ने कि इसमें वैल्यू पुट करके करो, 2 बच्चों ने बताया, बिल्कुल सही तरीका है। मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बताया बच्चों कि जनरली जो इक्वेशन होती है वो ax प्लस by इज इक्वल टू c होती है, लीनियर इक्वेशन, सॉरी प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ये इक्वेशन मैंने बताया आप लोगों को, करेक्ट है? सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात पे? यस सर। ध्यान से सुनना, अभी सभी बच्चे माइक को म्यूट कर दो। ठीक है, अपने आप को म्यूट करो और साथ ही साथ ध्यान से सुनो सभी बच्चे। मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, सभी टर्म्स को a से डिवाइड कर रहा हूँ। कोई इश्यू है किसी को? नहीं, आई होप नहीं होना चाहिए। यस सर। हाँ बोलो नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनो, समझो इस अच्छे तरीके से। और फिर ये b बाई ए y हो जाएगा और फिर c बाई ए आ जाएगा इक्वल टू 0, करेक्ट है? मतलब ये कि b बाई ए जो वैल्यू है, ये b बाई ए वैल्यू कोई नंबर होगा, b बाई ए एक नंबर होगा। क्यों ना b बाई ए को मैं अज्यूम कर लूं कि ये वैल्यू c के बराबर है, और c बाई ए भी कोई एक नंबर होगा, है कि नहीं? c बाई ए भी एक नंबर होगा, क्यों ना मैं इसको अज्यूम कर लूं ये d के बराबर है, करेक्ट है? तो इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था हमारा वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 था। ये मेरे ख्याल से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया आपके लेवल से, लेकिन आप समझ सकते हो इस चीज को कि बड़े अच्छे तरीके से कि हम जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अब तक समझते आ रहे थे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें अगर देखें तो ये जो a b c, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामीटर्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ये ए बी सी क्या है? पैरामीटर्स है। ठीक है तो कांस्टेंट, बट ये पैरामीटर्स कहलाते हैं, एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ये, और ए बी सी पैरामीटर्स हैं। हमने क्या किया है कि ये जो 3 पैरामीटर्स थे ए बी एंड सी, उसको हमने 2 पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, सी और डी में। कैसे? ए से डिवाइड करके। आप देखो फर्स्ट टर्म को भी हमने ए से डिवाइड कर दिया, सेकेंड टर्म को भी ए से डिवाइड कर दिया, और थर्ड टर्म को भी ए से, और राइट हैंड साइड में 0 है उसको भी ए से डिवाइड करके हमने क्या किया, 3 पैरामीटर्स को 2 पैरामीटर में चेंज कर दिया। मतलब मैं आगे से अगर लीनियर इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x प्लस ए टाइम्स वाई प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब सी और डी को मैंने ए और बी लिख दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, आपको भी पता है कि सी और डी को मैं ए और बी लिख दूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ये समझ में आया आपको? तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है, बेटा ध्यान से सुनो, कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। या आपको ये देख थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो x प्लस पी वाई प्लस q इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब पैरामीटर जो जनरली ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब ए बी सी 3 नंबर्स हुआ करते थे पैरामीटर्स, वो अब हमने क्या किया है, 2 पैरामीटर में चेंज कर दिया है। और उसके बाद जो प्रोसेस है, जो बाकी बच्चों ने अभी बताया था, 2 बच्चों ने वही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि भाई x जब 6 है तो y की वैल्यू -2 ले रखी है, तो इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की जगह पे 6 रखेंगे और y की जगह पे क्या करेंगे बेटा, -2 पुट कर देंगे। तो जब -2 पुट करोगे, आप ध्यान से देखना, तो -2 पुट करोगे y की जगह पे तो ये -2p हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, और q तो q ही रहेगा। ठीक है, तो q तो q ही रहेगा, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी बात, जब x -6 है तो y कितना है, देखो यहाँ पर ये टेबल में, इस टेबल में देखो बेटा, जब x -6 है तो y कितना है बच्चों, 6 है। हाँ, तो x जब -6 है तो y की वैल्यू क्या लेनी है, 6 लेनी है। तो x की जगह पे -6 रख देंगे, y की जगह पे जब 6 रखेंगे तो ये p इंटू 6 कितना बनेगा, 6p, और प्लस, ठीक है, प्लस q का q ही रहेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आप क्या करो, आप यहां से क्या करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। ये समझते हो, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करने का मतलब ये हुआ कि जो एलएचएस में जितने भी टर्म्स है ना, फर्स्ट में 6 है, -2p है, फिर प्लस q है, उसको हमें माइनस कर देना है सेकंड वाले इक्वेशन के सभी टर्म्स के साथ। तो देखना ध्यान से क्या होगा बेटा,
हमें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है, देखो ध्यान से सभी बच्चे, ये माइनस करना है। एग्री कर रहे हैं सभी बच्चे? समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, समझ में आ गया। ध्यान से देखना, बस आराम से देखो कि मैंने क्या किया है। सबसे पहले आपको मैं फिर से बार रिपीट कर देता हूं यहीं पर कि हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है समझ में वो ध्यान से सुनो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो अब तक लिखते आ ही रहे थे, लेकिन हमने अभी अभी एक नई चीज क्या सीखी है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को हम x प्लस पी वाई प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। मतलब x के साथ कोई टर्म नहीं है, a जैसा कोई टर्म नहीं है या r जैसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पैरामीटर्स दो कर दिए हैं। जैसे ax प्लस by प्लस c में a b c 3 पैरामीटर्स थे, अब हमने क्या किया है, 2 पैरामीटर लगा दिए हैं। और फिर इस क्वेश्चन में देखें तो जब x 6 है तो y की वैल्यू 2 थी, है ना, तो वो वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, x की जगह 6, y की जगह -2, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 माइनस 2p प्लस q 0 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -2, तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी। फिर सेकेंड पार्ट में भी क्या करना है, देखो यहाँ पर टेबल में जब x -6 है बेटा तब y की वैल्यू 6 है, तो यही काम अब फिर दोबारा करेंगे, x की जगह पे x की जगह पे -6 एंड y की जगह पे 6 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन आप ये देख सकते हो, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दो तरीके से कर सकते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं इक्वेट कर दो, ठीक है, तो इक्वेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि डायरेक्टली p की वैल्यू आ जाए, तो उसके लिए ना अगर मैं माइनस कर दूंगा तो काम बड़ी जल्दी आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट में से, फर्स्ट का मतलब 6 माइनस 2p प्लस q में से, 6 माइनस 2p प्लस q में से ये जो -6 प्लस 6p प्लस q है वो माइनस करने जा रहे हैं, और 0 में से राइट हैंड साइड में तो 0 0 है, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। राइट हैंड साइड में तो 0 है और इधर भी राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 में से माइनस करेंगे 0 तो बेटा 0 ही आएगा। और अब आप देखो ध्यान से, ये आपका, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, बट ये जो माइनस हो रखा है ना, ये वाला पार्ट देखो, आप देखो माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है 6, तो कितना बन जाएगा ये, और ये माइनस और माइनस 6p क्या बनेगा, -6p, और ये माइनस और प्लस q कितना बनेगा बेटा, -q इक्वल टू 0। ये देखो अब क्यों किया था ऐसा, आपको अब समझ में आ जाएगा, ये q से q कैंसल हो गया, है कि नहीं। और फिर ये 6 और 6 12 हो जाएगा, और ये -2p और -6p -8p हो जाएगा, तो -8p इज इक्वल टू, ये जो 6 6 12 है ना, उसको राइट हैंड साइड में अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो -12 हो जाएगा, और फिर p की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -12 बाई -8, जो कि क्या होता है 3/2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। वेरी गुड। अब p की वैल्यू 3/2 जो आई है ना, वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 1 है हमारी, 6 माइनस 2 टाइम्स p, 2 टाइम्स p का मतलब जो p निकाला है अभी अभी 3/2, वो p की जगह पे रख दो, है कि नहीं, और फिर इसमें q ऐड कर दो इक्वल टू 0। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में p की जगह पे जो वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला है उसको वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को। तो देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास 6 माइनस 3 प्लस q 0 के बराबर आ जाएगा, और ध्यान से देखना q की वैल्यू क्या होगी, -3। क्यों, 6 माइनस 3 3 होता है, और राइट हैंड साइड में जाएगा 3 तो -3 हो जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। हाँ देखो, तो p आ गया 3, सर अगर q इधर जाएगा तो वो -q हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन पे आते हैं हम लोग। देखो ये है हमारा ओरिजिनल इक्वेशन, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, इसी में हमें p और q की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन हो जाएगा x प्लस py का मतलब 3/2 इंटू y, प्लस q का मतलब प्लस इंटू -3 मतलब -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन आ चुकी है, चाहो तो इतने पे ही छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, फिर ऊपर क्या होगा 2x, फिर क्या होगा 3y, फिर क्या होगा 6 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी बच्चे जानते हैं, है ना, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ होकर के क्या बन जाएगा बेटा,
देख पा रहे हो सभी बच्चे? ये आ गया आपके पास, यस सर। ये आ गया सर इक्वेशन। ठीक है, कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो इस चीज का, है ना। रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। एडवांटेज आपके साथ ये रहता है कि रिकॉर्डेड वीडियो में आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। और मैं जानबूझ के इसलिए दो बार रिपीट कर चुका हूँ, तीसरी बार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। मैं नए बच्चों के लिए बता रहा हूँ, नए बच्चे के लिए बता रहा हूँ। सर ये जो 2 है वो तो जाएगा तो सर उधर 0 की जगह 2 नहीं आएगा? एक्सक्यूज मी सर। 2 into अरे 0 0 हो जाएगा ना। बिना सोचे समझे क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे, तब बड़ी इरिटेशन होती है मुझे। क्यों? आप दिमाग तो चलाओ अपना कि क्यों किया है मैंने वो 2 into 0 मैंने बताया भी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। जब तक आप अपना ब्रेन यूज नहीं करोगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, है ना। तोते वाली कहानी बताई थी ना, तोता आएगा जाल बिछाएगा, है शिकारी आएगा जाल बिछाएगा। तो जब तक अपना दिमाग आप नहीं दोहराओगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, लर्निंग जो है वो बहुत ही डेलिकेट चीज होती है। आप इसमें आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है चीजों को सीखने के लिए। आप साइकिल चलाना ऐसे नहीं सीख गए थे, आपको बहुत पेन लेना पड़ा था। कभी आप गिरते थे, संभलते थे, गिरते थे, संभलते थे, एफर्ट लगाते थे, तब समझ में आएगा। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 2 into 0 0 हो गया है। ठीक है, और ये न्यूमरेटर में जो भी होगा इसका यहाँ पर 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आ जाएगा। तो इससे आ जाएगा 2x + 3y - 6 = 0। जहां नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से आप सोचना समझना। ठीक है, मेन बात जो है उसमें ये जो आपको मेरे ख्याल से मुझे समझाना चाहिए वो ये कि हमने यहाँ पर 3 पैरामीटर से 2 पैरामीटर में चेंज कर दिया है। अब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा। उसके बाद x की वैल्यू -6 एंड y की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये रिलेशन आएगा हमारे पास। फिर इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करके हमें p और q मिल जाएगा। और p और q मिलने के बाद इसी इक्वेशन में p और q की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है 2x + 3y - 6 = और 0। बिना 2 पैरामीटर किए हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते? बिना पैरामीटर किए बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं मैथमेटिक्स में। ये जो है ये आपके लेवल का ये सबसे आसान तरीका है। और भी कई तरीके होते हैं इसको निकालने के। ठीक है, तो अभी आपके लिए सबसे सिंपल तरीका जो है वो यही तरीका है कि आप p और q की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा उससे सॉल्व। वैसे शॉर्टकट कोई शॉर्टकट का मतलब, सॉरी शॉर्टकट गलत वर्ड बोल दिया मैंने। हिट एंड ट्रायल से एक बच्चे ने स्टार्टिंग में बताया था, तो मैंने कहा ना हिट एंड ट्रायल से कभी कभी आप कर लोगे लेकिन कभी कभी आप अटक जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस आपको अगर पता हो तो आप कभी भी अटकोगे नहीं, क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कर लोगे। ठीक है, भले ही 4 स्टेप 5 स्टेप में सॉल्व होगा लेकिन नहीं सॉल्व होने का कोई मतलब नहीं बनता है, सॉल्व तो होना ही है। लेकिन हिट एंड ट्रायल में क्या होगा कि कर रहे हो ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, हो सकता है आधा घंटा लग जाए ट्राई करते करते। ठीक है, तो वो सही तरीका, सही अप्रोच नहीं है। ठीक है, सही अप्रोच ये है, इसीलिए मैंने इतना एफर्ट लगा के ये आपको समझाया है। वैसे ये 9th क्लास के से मुझे लगता है कि 9th क्लास में ये कहीं आएगा भी नहीं पूछना चाहिए था इनको, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। सर मैंने इसी फॉर्मूला से किया था और मेरा सही आंसर आया था। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है जी, 2x + 3y - 6 = 0 आ गया आपका इक्वेशन। तो यही बाकी कई बच्चों ने निकाला भी था, सभी बच्चों ने आई थिंक यही निकाला था, बट किसी ने हिट एंड ट्रायल से निकाला, किसी ने फार्मूले से निकाला इस तरीके से। तो 2x + 3y - 6 = 0 ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे का पार्ट इसका, क्योंकि क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन अभी ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो आपको दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y एज गिवन इन द अबव टेबल। टेबल के हिसाब से पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो चलो भाई ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या था बच्चों, x की वैल्यू क्या लेनी थी। इसको मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन ले लेता हूँ, ये रहा इक्वेशन, और बाकी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, जिसको अभी भी कंफ्यूजन हो वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। तो ये बच्चों ये आपका इक्वेशन है 2x + 3y - 6 = 0। ओके, कह रहा है 2 पॉइंट्स को लेते हुए ग्राफ ड्रॉ करो। चलो रफली मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, वैसे आप लोग कैसे करोगे, ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करोगे। तो देखो 6 कहाँ होगा बेटा, ये रहा 1 यूनिट, ये रहा आपका 2 यूनिट, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, और ये है 1 यूनिट, ये है 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, ये 6 है। और x की वैल्यू कितनी लेनी है, -6 और -2। ठीक है, -1
ये रहा -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -6, -1, ये है -2, 6, -2, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू -2 है, तो वो पॉइंट कहाँ पर प्लॉट होगा बेटा, ये रहा आपका वो पॉइंट 6, -2, ठीक है। फिर -6, -6, -6 नहीं, आई एम सॉरी, -6, तो -6, कहाँ होगा बच्चों, ये रहा -6, देख पा रहे हो आप, ये दो पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, ये सही से बना नहीं, ओके, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, अच्छा दिखेगा, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट दिखेगा आपको। तो ये लाइन का ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कट्स एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है ये पता करना है। तो 3 पे सर। हाँ, फॉर एक्स एक्सिस, फॉर ऑन एक्स एक्सिस ऐसे लिखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस y पार्ट क्या होता है बेटा, y पार्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसी में 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, हाँ 2x - 6 0 हो जाएगा, y इसी में 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/2 मतलब 3। तो ये 3, 0 ये अच्छा नहीं बन पाया है, एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, थोड़ा सा इधर की तरफ आकर के इस तरीके से जाना चाहिए था, है ना, तो 3 से पास होना चाहिए था। ये मैंने रफली बनाया हुआ है तो इसीलिए परफेक्ट नहीं बन पाया, बट ये 3 से जाएगा, इस तरीके से पास होगा। 3, 0 यस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा बच्चों, 3, 0 पे कट करेगा, और वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, उसके लिए x को 0 0, 0, 0, तो 0,2 है सेकंड का। 0,2 हो जाएगा, ये 0,2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सर आ हम गया। लोग वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं इसको। वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, सही बात है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन देखो, कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ एंड व्हाट पॉइंट ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सर एक्स एक्सिस पर 2, 2,0 एक्स एक्सिस पे 2,0 पे कट करेगा, वेरी गुड। तो ग्राफ सर एक 2 बार मिनट्स प्लीज। सर y पे 3/2 पे। हाँ, लाइन को ड्रॉ करने का, ये जो 3x + 4y = 6 है, इसको ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या बताया था, याद करो। एक बार x को 0 ले लेंगे और एक बार y को 0 ले लेंगे। तो जब x को 0 लेंगे बेटा, तो इसमें देखो, तो x को 0 लोगे तो y क्या आ जाएगा, 6/4। x को 0 रख दोगे तो 4y 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2, ठीक है। और फिर जब y को 0 लेंगे तो 3x 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 आ जाएगी। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, x जब 0 है तो y की वैल्यू 3/2 है, तो 0,3/2। सर 3/2 को सर लिए 1.5 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल। सर 3/2 को सर ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ग्राफ पे होता है बेटा, स्केल होता है ना, ग्राफ पे स्केल होता है। देखो ये स्केल जब होता है ना, ये 1 यूनिट 2 यूनिट, तो तुम इस पूरे को 1 यूनिट मान लो, इसको तुम 1 यूनिट मान लो, ठीक है। फिर 3 और 4 है तो इसको तुम 1 2 एज्यूम कर लो, तो अपने आप ये ग्राफ स्प्लिट हो गया। देख सकते हो ये जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट को मैंने क्या किया है, 2 को 1 यूनिट मान लिया है, मतलब दो जो यहाँ पर बॉक्सेस होते हैं उसको मैंने 1 यूनिट ले लिया है। जैसे मैं को एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब जैसे देखो ये है ना, ये ग्राफ पेपर है, अगर मान लो एक सेकंड के लिए, तो तुम अगर मान लो यहाँ पर कहते हो ओरिजिन है, तो ये 1 यूनिट लेते हो, ये 1 यूनिट लेते हो, इसको 1 यूनिट मत लो। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम इसको 1 यूनिट लो, ये वाला 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ठीक है। तो अपने आप ये जब तुम 1 यूनिट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा? सर जैसे नंबर लाइन में करते थे सर, नंबर लाइन में सर ले लेते थे, फिर बिल्कुल नंबर लिखने के बाद बाय 3 कर दे देंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल 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 सही बात है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स बेटा हमें मिल गए हैं, ये 2 पॉइंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर मिल गया हमें। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। 0,3/2 कहाँ पर होगा बेटा? ये रहा आपका 1.5, देख सकते हो ये 1.5 है। तो यही आपका क्या है, ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है? सॉरी, ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ये मिस्टेक हो गई, ऊपर जाएगा ये। 1.5 कहाँ होगा? यहाँ पर। ठीक है, तो 0,3/2 कहाँ होगा बच्चों? यही जो पॉइंट है आपका, ये क्या है? 0/0,3/2 है। और 2,0 कहाँ होगा? सबको पता है, ये रहा 2,0, यही पॉइंट क्या है? 2,0 एक्स एक्सिस पे। इन दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये आप देख सकते हो, ये रही आपकी इक्वेशन की ग्राफ। मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग कैसे बनाओगे? ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे। ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर आप बना सकते हैं इसको। और पूछा गया है इसमें कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि एक्स एक्सिस को ये कट करेगा 2,0 पे। एक्स एक्सिस को ग्राफ ऐसे लिखेंगे, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2,0 and y-axis at 0,3/2। यही आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। यस सर, वेरी इजी। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसी का सब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन बाय। ये हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एक था, याद करो। ठीक है, तो इसमें यस सर, बिल्कुल सेम टेम्परेचर्स भी दिए हुए थे। यस नहीं था। चलो ठीक है, तो सभी बच्चे, मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा जल्दी करके दिखाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, बोलो। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, हम लोग तो अपना वाला जो कॉमन फॉर्मूला होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, वो भी तो ले सकते हैं ना? हाँ, अभी इसमें ही करके करो, ऐसे ही करके करो, जो दिया हुआ है ना वैसे ही करके करो, उसी में पुट करके करो। ठीक है, अभी जो दिया हुआ है उसी से सॉल्व करो। और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, मैं देख रहा हूँ। आनंद झा, अर्लियर क्वेश्चन में ग्राफ से भी पता कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ से ही पता करना था, वो तो मैं आपको दिखा रहा था इस तरीके से करके। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर पे ही करना चाहिए था। फर्स्ट का 30C, अर्नव सिंह 30C कह रहा है। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ। साजिद ने लिखा है 30, सभी 30 ऐसे कॉपी कर रहे हो क्या एक दूसरे का? अरविंद 30, मनोज नहीं सर, निकाल के कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका कौन सबसे पहले करता है देखते हैं। सेकेंड पार्ट अर्नव ने किया है 25। ओके, मनोज जैन 95, वेरी गुड। फरहान 95, तो सब लिख देंगे नहीं? फोर्थ पे पहुंच गए चेतन 9C, फोर्थ पे पहुंच गए तुम। थर्ड किया है चेतन ने, चेतन ने थर्ड किया है, देखें जरा। चेतन ने थर्ड तो किया ही नहीं है। हाँ, अर्नब, मनोज जैन, हिरण शर्मा, कृष्णा शर्मा, पार्थ शर्मा, कई सारे बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत ही आसान है। मुकेश का आंसर है फोर्थ का 32। चेतन ने क्या लिखा था फोर्थ का?
सी का 32, ओके। फोर्थ का -40, अलग अलग आंसर आ रहा है बच्चों। फोर्थ का ओके, देखना पड़ेगा। हम्म, फोर थर्टी माइनस 160, कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। 370/9। सर थर्ड का तो जो फ़ारेनहाइट वाला है वो -60/9 आएगा ना, अब फिर वो 1 समथिंग कुछ आएगा, 1 पॉइंट। What is the temperature due to find what is the temperature? If the temperature is 0 degree Celsius, कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस है तो what is the temperature in Fahrenheit? 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 0 is equal to 5F minus 160/9 हो जाएगा। तो 5F की वैल्यू हो जाएगी 160, मतलब F की वैल्यू हो जाएगी 5 3 जा 32, ठीक है। फ़ारेनहाइट हो जाएगा 32, और अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को 0 कर देंगे तो सेल्सियस हो जाएगा -32 माइनस, हाँ -32 सर -1 160/9 टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट -160/9 होगा, तो माइनस वन जाएगा सिक्सटी बाय 9। यही रहेगा, यही रहेगा -160। उसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे, -17.777। जरूरत नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन में 2 पार्ट था। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया था जब टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में 32 होगा, ठीक है। और जब फ़ारेनहाइट 0 होगा तो सेल्सियस में क्या होगा, तो -160/9 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो 2 पार्ट थे क्वेश्चन के, तो दोनों पार्ट में हमने कर दिया, एक बार सेल्सियस को 0 लेकर के, एक बार फ़ारेनहाइट को 0 लेकर के। तो थर्ड पार्ट में 2 आंसर्स होंगे, 32 फ़ारेनहाइट एंड 160 -160/9 डिग्री सेल्सियस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए दोनों बराबर हो जाए, मतलब सी और एफ को बराबर कर देंगे, तो -40 -40। क्या हो जाएगा, 4C इज इक्वल टू -160, तो सी कितना हो जाएगा, -40। -40। हाँ, यस सर, -40। -40 फ़ारेनहाइट लिखें चाहे -40 सेल्सियस लिखें, ठीक है, दोनों सेम है, इक्वल है दोनों, ये दोनों इक्वल है। वेरी गुड, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। सर मेरा नेटवर्क खट गया था। अब थर्ड में जो वो है ना कि अगर फ़ारेनहाइट को 0 ले लेंगे तो उसका क्या आंसर आ रहा है? फ़ारेनहाइट को 0 लेने पे सेल्सियस क्या आ रहा है? वो तो कटेगा ही नहीं। अरे बेटा, तो कितनी बार बोला तो अभी अभी कि -160/9 ही छोड़ दो, उसको काटना क्यों है। फ्रैक्शन में आंसर आ सकता है ना, फ्रैक्शन में भी तो आंसर आता है, ये भी तो जानना है हमें। हम फ्रैक्शन में भी आंसर लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो अभी ये फिफ्थ क्वेश्चन भी बेटा ऐसा ही है, ठीक है। ये तो तुम लोगों ने फोर्थ वाला क्वेश्चन तो देखा था, तो फिफ्थ भी देख ही लो। चलो, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मुझे इसमें मामला, इसमें केल्विन की भी बात हो रही है। ये क्वेश्चन करो सभी बच्चे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं, सही होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में मिस्टेक मत कर देना। फिफ्थ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो सभी बच्चे, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। सर, फिफ्थ क्वेश्चन में आपने क्या करा है सर, एक बार फिर से बता दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन कुछ किया नहीं है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करो ना, फिफ्थ क्वेश्चन में सॉल्व करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके सर। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो।
मनोज जैन, संचित गोयल, श्रुति, देविंदर सिंह, अर्जुन सिंह। कई बच्चों ने पेरेंट्स के नाम से कर रखा है लॉगिन, तो मैं वही नाम पढ़ रहा हूँ। जय करदन, करदम, वैशाली, वंशिका, साजिद, देवांश, पवन। ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा कौन से क्वेश्चन का है भाई ये? मानस रिखारी, इसने कौन सा क्वेश्चन का लिखा है तुमने आंसर? सेकंड का, ओके ठीक है। जीशान, अर्नब, जुक्ति, श्रुति, मुकेश। मुकेश आज पहली क्लास है ना तुम्हारी, समझ में आ रहा है इसका मतलब, वेरी गुड। यस सर। देवांश सेकंड, हाँ सेकंड कर लिया है ना सभी बच्चों ने। थर्ड भी है ना इसमें, थर्ड पार्ट है या नहीं है? नहीं, दो ही पार्ट है, वेरी गुड सर 2 ही पार्ट दिखाई दे रहे हैं। सर 2 ही पार्ट है। ठीक है, 2 ही पार्ट है। देखो ध्यान से देखो, आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। कह रहा है टेम्परेचर फाइंड करो। ये क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड। मैं भी थोड़ा सा समझ लूँ फिजिक्स क्या है इसमें। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x degree Kelvin or in Fahrenheit as y degree Fahrenheit. The relationship between two system is measured when the temperature is given by the equation. अच्छा, ये जो है ना x और y जो है ये केल्विन और फारेनहाइट में है। पहले डिग्री सेल्सियस में और फारेनहाइट में था, ये केल्विन और इसमें है, फारेनहाइट में। ठीक है, बात तो एक ही है, ऐसा यूनिट होता है ये केल्विन। ओके, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 डिग्री केल्विन। तो इसका मतलब x की वैल्यू 300, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 313। तो x की वैल्यू, केल्विन की वैल्यू है तो 313 है, तो पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। आई थिंक कितना होगा? 100 Fahrenheit। 48, हाँ हाँ 104 104 110, Fahrenheit। 104 104 104 704 104 होगा, हाँ 104 है ये। ठीक है ठीक है, 104 हो जाएगा। और सेकंड में क्या है? टेम्परेचर अगर फारेनहाइट में 158 है, मतलब y की वैल्यू 158 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक वैल्यू दे रखा है, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 32 को तो पहले ले जाएंगे इधर, इसके साथ माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 9/5 माइनस करने पे 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना बन जाएगा? ये 9x। एक तो ये 9 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 9x माइनस 630। नहीं 9 से कैंसिल करो इसको। सर 9/5 को ट्रांसपोज कर दीजिए ना, आसानी से हो जाए। कैंसिल हो जाएगा। 9 1 जा 9 4 जा, 9 के टेबल में जा रहा है 4। 9/5 की जगह 1.8 से भी तो कर सकते हैं। सर सेल्सियस वाला आ जाएगा 70 डिग्री, उसको प्लस माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब 273 में आ जाएगा केल्विन। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना है, दिमाग इसमें तो ज्यादा चलाना है नहीं, कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेशन आप भी कर दो चाहे मैं करूं, बात एक ही है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है। चलो इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लोगों की फिजिक्स भी थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाएगी। Force exerted to pull a cart is directly proportional to acceleration. सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, क्योंकि एक साथ सभी बच्चे बोलते हैं ना आंसर तो सुनाई भी नहीं देता है, इसलिए सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। न्यूटन, आनंद झा 30 न्यूटन कह रहे हैं।
अभिषेक, देवांश, मीनाक्षी शर्मा, F इज इक्वल टू AX, ये आंसर है क्या? श्रुति सर के समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? ओके, नो सर। तो कह रहा है इसमें कि फोर्स सर जो है, पहले इक्वेशन बनाने के लिए बोली थी ना, तो मैंने इक्वेशन लिख के भेजी थी पहले। ओके ठीक है ठीक है। एक्सेलरेशन देखो कह रहा है कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शनल। ओके, express the statement as a linear equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant mass equal to 6 kg। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसमें ना फोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, सबको पता है ना, फोर्स डिपेंडेंट होता है एक्सेलरेशन के ऊपर, और एक्सेलरेशन को हम x ले लेते हैं और फोर्स को y ले लेते हैं। तो y जो है या ऐसे लिख दो, लेट फोर्स इज इक्वल टू y एंड एक्सेलरेशन जो है ये ले लेते हैं x। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के, दैट मींस y प्रोपोर्शनल होगा x के, और y प्रोपोर्शनल x के होगा तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये मास दे रखा है 6 kg, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 6x, यही आपका क्या बन जाएगा बेटा, इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया, मास दे रखा है ना ऑलरेडी 6 kg कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मास इक्वल टू 6 kg, तो m की जगह 6 रख देंगे तो y इज इक्वल टू, यही इक्वेशन है। पहला पार्ट तो हो गया, कह रहा था पहला कह रहा है एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो सबसे पहले तो कह रहा था इक्वेशन बना के दिखाओ, तो इक्वेशन ये बन गया, समझ पा रहे हो आप यहाँ पर, तो इक्वेशन बन गया, आप इसलिए देख सकते, इक्वेशन बना दिया हमने। अब फिर कहा जा रहा है हमसे कि ग्राफ ड्रॉ करो इसका, और ग्राफ ड्रॉ करो और फिर ना ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो भी निकालो, फोर्स भी निकालो, जब एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक काम करते हैं ना, पहले तो y इज इक्वल टू 6x का ग्राफ निकाल लेते हैं, तो इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा x और y का, x की वैल्यू 1 लेंगे बेटा तो y की वैल्यू कितनी होगी 6, और x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 वैसे ले सकते हैं, ले सकते हैं, चलो ठीक है, x की वैल्यू -1 लेंगे तो कितना हो जाएगा -6, ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ ग्राफ सर 0 0 भी तो ले सकते हैं, 0,0। बिल्कुल सही जवाब, तुमने ये जो कहा है, तुम्हारी बात को सही मानते हुए मैं 0 0 ही ले लेता हूं, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एक मिनट, ग्राफ पे शो करेंगे। हाँ ग्राफ इस बार मैं ओरिजिनल ग्राफ ही ले लेता हूँ, ठीक है, अरे खुल जाओ भाई। हाँ सर, ये पॉइंट में पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशंस ओरिजिन से पास होती हैं। तो बताया तो था पिछली क्लास में, नहीं बताया था, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो ओरिजिन होती है। एक्सक्यूज मी सर, जो कांस्टेंट टर्म होती है k होती है, उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लगाते हैं या फिर इंडिपेंडेंट के साथ, इसमें कंफ्यूजन आती है मुझे। तुम कंफ्यूजन ही तुम्हारा गड़बड़ है, कांस्टेंट लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए ठीक है, कांस्टेंट लगाया जाता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यूज किया जाता है। रुको, ये रहा, कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, हाँ आ गया, ओके वेरी गुड। तो क्या आया था, ओके सॉरी, एक मिनट इसको ना इधर कर देते, ये रहा। हाँ, अब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो 1,6 और 0,0। एक काम करते हैं बच्चों, इसको ले लेते हैं, यहाँ पर ये रहा x एक्सिस ले लेते हैं, ये रहा x एक्सिस, और इसको y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिन बन जाएगा, और 1,6 कहाँ पर होगा बेटा, 1,6, 1 ये रहा, 1 2 3 4 5 6, 1,6 ये होगा, और 0,0 तो आपको दिख रहा है, ये है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस है। तो ये दो पॉइंट से ज्वाइन करते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी थी हमें, तो इसमें भी उतना परफेक्ट नहीं बन पाया, स्केल की जरूरत पड़ेगी, स्केल से बन पाएगा। अच्छा, तो ये एक मिनट रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रेट ड्रॉ करने की, हो पाएगा, मुश्किल ही लग रहा है मुझे। सर हम वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं ना?
वेरिएबल चेंज कर सकते हैं मतलब सर जैसे आपने फोर्स को एक्स लिया, मैंने जो एक्सेलरेशन है उसको एक्स ली नहीं थी। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। जनरली एक्स को जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सेलरेशन यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फोर्स जो कि हमने वाई लिया हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स घटेगा। तो जो कह सकते हैं ना, अब जैसे मान लो तुम्हें चॉकलेट खाने हैं तो तुम चॉकलेट कैसे मिलेगा, पापा पैसे देंगे, तो पापा का पैसा जो हो गया ना वो कह सकते हो तुम वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आई एम सॉरी, पापा का पैसा जो मिलेगा तुम्हें, पापा से पैसा मिलेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और चॉकलेट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक तरीके से। ठीक है, मैंने Yes, sir. हाँ ठीक है। तो मतलब जो दो चीजें डिपेंडेंट होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है। तो पैसा जो मिलेगा तुम्हें ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट मैं करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा हूँ। जो तुम्हें पैसा मिलेगा वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है? डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है पैसा जो मिलेगा, क्योंकि पापा 2 रुपए भी दे सकते हैं, पापा 10 रुपए भी दे सकते हैं, और तुम्हारे पापा 100 रुपए भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जो चॉकलेट आएगा ना वो उन पैसों के ऊपर डिपेंडेंट है। 2 रुपए देंगे तो 1 चॉकलेट मिलेगा, या नहीं भी मिलेगा पता नहीं। 10 रुपए देंगे तो 1 चॉकलेट मिलेगा, 100 रुपए देंगे तो 10 चॉकलेट मिलेगा। तो जो पैसे मिलने हैं तुम्हें वो तुम एक्स समझ सकते हो। ठीक है, और जो चॉकलेट तुम्हें मिलेगा ना वो तो डिपेंडेंट हो गया ना, तो वो वाई हो जाएगा। पैसा जो मिलेगा वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, इसमें बिना x और y वेरिएबल लिए अगर हम f और a वेरिएबल लेके करें और तब तो हमारा ग्राफ दूसरा भी आ सकता है ना? दूसरा नहीं आएगा। होता क्या है कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सुनो, ग्राफ जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना वो कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं। पहली बात, कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो कह सकते हैं कि एक फिक्स चीज है, मतलब उसमें कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होते ही होते हैं। ठीक है, और हमें कार्टेशियन प्लेन में ही इसको प्लॉट करना है, और कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता ही है, तो उसमें एफ और एक्स को एफ एक्सेलरेशन और फोर्स को हमें एक्स और वाई में ही कन्वर्ट करके ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब बोलो क्या डाउट है? ओके सर, डाउट क्लियर। तो ये ग्राफ बन गया बेटा। अब ग्राफ बनने के बाद ना क्वेश्चन पे आते हैं वापस, कि इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है रीड फ्रॉम द ग्राफ। हालांकि ये कह रहा है कि ग्राफ को रीड करके बताओ कि क्या है, लेकिन ग्राफ तो पूरा बनाया नहीं मैंने, ये तो और आगे तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, ये तो मैंने छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। तो एक काम करते हैं, इसमें क्यों ना वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, वैल्यू जब पुट करेंगे बच्चों, क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना, तो मैं स्ट्रेट ड्रॉ भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरे पास। हाँ ये ठीक है कि मेरे पास वो ग्राफ का शीट आ गया है, लेकिन फिर भी सही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके लिए स्केल चाहिए मुझे सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए, और ये मैं लैपटॉप पे नहीं कर पा रहा हूँ सही से स्केच। तो इस तरीके से देख सकते हो कि अब सीधा सीधा आंसर निकाल देते हैं। ऐसा करते हैं बेटा कि पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्स जो है आपका, एक्स ही एक्सेलरेशन है इसमें, जिसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हो, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो y क्या हो जाएगा जब x 5 लेंगे तो 30 हो गया, काम तमाम। और जब x 6 हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन y कितना हो जाएगा बेटा? 36 न्यूटन हो गया, 36 न्यूटन। तो यही करना था इसमें, पहले ग्राफ ड्रॉ करना था, पहले तो इक्वेशन फाइंड करनी थी। y = 6x इक्वेशन हो गई। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो आप। दूसरी बात, सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, और ग्राफ ड्रॉ जब करोगे तो उसी में ग्राफ में ही तुम ये दिखाओ कि जब x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो कैसा होगा, जब आप एक्चुअली जब ग्राफ पेपर पे करोगे ना बेटा, तो देखो क्या होगा, ये ग्राफ तो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन जब x की वैल्यू 5 लोगे, मतलब ये 1 2 3 4 5, तो अब तुम्हें देखना ये पड़ेगा कि ये कहां पर कट कर रहा है। ठीक है, ये कहां पर मिल रहा है, ये लाइन ऊपर जाके कहां पर मिल रही है, ये ग्राफ से देखना पड़ेगा, और फिर बताना है आपको कि जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, मतलब फोर्स कितना लगेगा। तो वो आपको दिखेगा कि 30 न्यूटन है, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, 30 होगा। जब ग्राफ आप परफेक्ट ग्राफ बनाओगे ना तब आपको ये दिखेगा। तो मेरे पास अभी मेरे ख्याल से फिर सॉफ्टवेयर खोलूंगा ना तो वो टाइम लग जाएगा उतना, नहीं तो मेरे पास सॉफ्टवेयर है इसका जिसमें कि मैं x और y की वैल्यू पुट करके आपको ये दिखा भी सकता था यहाँ पर कि ग्राफ बनता है। ओके, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर इतना लंबा हमारे एग्जाम में आएगा, क्योंकि
इतना तो ग्राफ पेपर में स्पेस भी नहीं होता है, अब मुझे लगता है स्पेस भी नहीं होता, 30 यूनिट्स ऊपर, फिर बहुत मुश्किल होगा वो तो। सर हम स्केल चेंज करके कर सकते हैं। सर स्केल चेंज हाँ कर देंगे तो ग्राफ तो बहुत छोटे से छोटे जगह में भी आ जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल वही तरीका ही होता है। ग्राफ को स्केल को छोटा कर देंगे तो मुझे दिख जाएगा, वो हमें दिख जाएगा। मैं इसमें भी कर सकता था ये काम, लेकिन मैंने नहीं किया। वैसे कर सकते हैं ये काम, स्केल को छोटा कर देंगे, 5-5 का 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। सॉरी। तो बेटा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सर आपने एक बार एक क्लास में बताया था कि जिसमें इक्वेशन में ए और बी जीरो नहीं होता, वो ओरिजिन से पास करती है, मतलब इसमें कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू वो जीरो है ना? हाँ बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं ना, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हो ना तुम, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म देखो कहाँ है, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, कांस्टेंट x प्लस। लेकिन सर इसमें जो हमने, सर इसमें दो एक्स, एक हमने 2x की वैल्यू ली है, एक 1 और 0, लेकिन जो पहली वाली है उसमें 0 0 है, तो वो तो 0 है दोनों, x a और b। तो होगा ही ना इसमें भाई, x 0 लेंगे तो y तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। रख के देख लो ना, जब x तुम 0 लोगे तो y क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो जब x 0 लेंगे तो y 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाइन, इस तरीके का कोई भी लाइन हो जिसमें कि इक्वेशन हो जिसमें कि कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उसका एक सॉल्यूशन तो 0,0 होता ही है, फिक्स है वो। ओके सर एक सोल्यूशन 0,0 लेना है, होता ही है वो, तो होगा ही। नहीं भी ले सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है कि लेना ही है, लेकिन लेना चाहिए, अच्छी बात है वो। और दूसरा सॉल्यूशन कोई भी अपनी मर्जी से ले लो, जैसे x की वैल्यू 1 ले लोगे तो y 6 आ जाएगा, या तुम्हारे मन में हो रहा था कि भाई x की वैल्यू 1 नहीं लेकर के मैं 4 ले लूं, तो 4 ले लो, तो y की वैल्यू 24 हो जाएगी। ओके सर। तो ये चैप्टर बेटा हो गया तुम्हारा कंप्लीट, ठीक है। और एक काम करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे मॉड्यूल से देखता हूं एक क्वेश्चन। मॉड्यूल तुम लोगों को सबको पीडीएफ के फॉर्म में मिला होगा ना? सर मुझे एक बार सेंड कर दीजिएगा। वो ऑफिस से, एकेडमिक डिपार्टमेंट से भेजेंगे तुम्हें। ओके सर। सर वो तो ऐप में ही मिल जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, देखने दो मुझे, क्वेश्चन देखने दो। जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है समझने में, वो दोबारा एक बार रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया हम लोगों ने। वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया है, वर्ड प्रॉब्लम तो 10th क्लास में है, तो वो तो हम लोगों ने अभी नहीं करना है। तो कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस वैसे आप लोग चाहो तो मॉड्यूल से भी प्रैक्टिस अब कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम वाले पार्ट को स्किप कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो 10th क्लास में है, तो अभी करना सही नहीं रहेगा वो आपके लिए। हम लोगों ने जितना किया हुआ है वो सफिशिएंट है। और एक्सक्यूज मी सर, सर जो हमें मॉड्यूल मिली थी इकाइट्स ऐप पे, उसमें तो बस हाँ उसमें सर मुकेश बिश्नोई मुझे म्यूट कर दे रहे हैं। म्यूट मत करो बेटा।
सर सर जो वो मैं मेरी मॉड्यूल कीबोर्ड में सर कुछ प्रॉब्लम है सर, गलती से हो गया था। हाँ बोलो। सर जो हमें मॉड्यूल मिली थी उसमें तो बस चैप्टर 1 और पॉलिनोमियल्स के चैप्टर की क्वेश्चंस थे सर। इस चैप्टर के क्वेश्चंस उसमें नहीं थे, मैंने चेक भी किया था। यस सर। और रुको एक मिनट पूछ लेता हूँ मैं। एकेडमिक से कौन है? एकेडमिक डिपार्टमेंट से लक्ष्मी नगर। एंड सर मेरे पास डीपीपी भी वही आई है, मतलब 4 ही डीपीपी हैं। एकेडमिक डिपार्टमेंट से है कोई अभी? सुन पा रहे हैं मुझे? सर ऑनलाइन क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से उसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों है, मैंने भी चेक करा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दोनों उसी में है। हाँ हाँ देखो ये सही बताया, मुझे ध्यान आ गया। हाँ दोनों चैप्टर मर्ज हैं उसमें बेटा, दोनों चैप्टर उसमें मर्ज किया हुआ सर है। वो चैप्टर 1 और 2 भी मर्ज थे एक साथ। अच्छा 1 और 2 भी मर्ज थे। हाँ तो वो मॉड्यूल इस तरीके से होगा ना कि इसमें जैसे एक मॉड्यूल में एक स्टडी मटेरियल जो बनाया होगा उसमें 2 चैप्टर्स को मर्ज करके दिया होगा, तो इस तरीके से होगा, इसीलिए तुम्हें वैसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना उसमें और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका खाली वर्ड प्रॉब्लम जो है वो स्किप आप कर दो। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, यूक्लिड ज्योमेट्री। सर हम मॉड्यूल से नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन? मॉड्यूल में देख कर लिया हम लोगों ने, मॉड्यूल में भी ऐसे ही क्वेश्चंस है। मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस है ना बेटा, ये भी ऐसे ही क्वेश्चंस है। ओके सर। मॉड्यूल हो गया हमारा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मॉड्यूल। और आप लोग प्रैक्टिस करना मॉड्यूल से। वैसे कोई डाउट हो, डिफिकल्टी सर लगे? आप डीपीपी भेजेंगे? इसमें चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। देखो क्वेश्चंस काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे हम लोगों ने प्रैक्टिस। ठीक है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तो जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन देखता हूँ अगर आप क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे एडिशनल, मतलब जो कर चुके हैं उससे अलग टाइप के क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो मैं आपको डीपीपी भेज दूंगा फिर। सर जो कल परसों टेस्ट है उसमें से चैप्टर नंबर 4 आएगा लीनियर इक्वेशन, अगर चैप्टर नंबर 3 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ सुनो, ध्यान से सुनो सभी बच्चे, रिगार्डिंग जो परसों टेस्ट है, संडे को जो टेस्ट है, वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से ही क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर जो है इस बार बहुत ही इजी होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन चैप्टर अपने आप में बहुत इजी है, तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर भी मैथ्स का इजी ही रहेगा। और पॉलिनोमियल आई थिंक थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन उसके बाद लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये दो बहुत ही आसान चैप्टर्स थे, तो पेपर बहुत ही इजी रहेगा। और केवल इसी चैप्टर से आएगा, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से ही क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस। और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है तो इसीलिए क्वेश्चंस भी आपके सिंपल ही आएंगे। चैप्टर ही सिंपल है तो क्या उसमें मुश्किल क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसीलिए सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके सर। हाँ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 5, यूक्लिड ये ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अच्छा ये जो चैप्टर है ना, है तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन बच्चों को लगता नहीं है इंपॉर्टेंट है ये। किया है किसी बच्चे ने स्कूल में? इजी चैप्टर है सर, इजी चैप्टर है ये। ये चैप्टर जो है ये नहीं करा लेकिन 12th कर लिया। 12th कर लिया? 12th क्या है, कौन सा चैप्टर है 12th? सर हेरॉन्स फार्मूला शायद। सर फार्मूला वाला चैप्टर है ना, वो वाला। ठीक है, ओके। सर मैंने वैसे ही 7 चैप्टर्स कर लिए थे स्टार्ट हो गया स्टार्ट स्कूल होने में। से पहले। स्कूल स्टार्ट हो गया? यस सर। सर ऑनलाइन। यस सर, अच्छा ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास, ओके ठीक है, ऑनलाइन क्लास। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अभी मैं अभी स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर 5। चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। और ये आसान इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और कैलकुलेशन पार्ट नहीं है इसके अंदर, इसीलिए बच्चों को लगता है आसान। वैसे हम कह सकते हैं जो ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री जो भी हम लोग करेंगे आगे से,
आप लोगों ने सीखा होगा ट्राइंगल्स के बारे में, सर्कल के बारे में, तो वो सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। और यूक्लिड एक मैथमेटिशियन हुआ करता था काफ़ी साल पहले, ये एनसीईआरटी में लिखा होगा, स्टोरी की तरह लिखा रहता है, तो वो आप चाहो तो उसको स्टोरी की तरह पढ़ सकते हो। 325 बीसी में बर्थ है इसका और 265 बीसी में डेथ है, ये लिखा हुआ है, देख लिया मैंने एनसीईआरटी में। तो मतलब लगभग कह सकते हो कि कितना साल हो गया, 2300 ईयर्स बैक, है ना, ऑलमोस्ट 2300 ईयर्स बैक जो है उसने ये जितने भी ज्योमेट्री के वर्क अवेलेबल थे, जो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कंट्रीज से जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, उसको कलेक्ट करके उसने बुक बनाया, ठीक है, और जिसको एलिमेंट नाम रखा गया था, एलिमेंट्स उसने कहा था, किताब का नाम रखा था एलिमेंट। और उस एलिमेंट में जितने भी ज्योमेट्रिकल कह सकते हैं कि रिजल्ट्स थे, उस रिजल्ट को उसने कलेक्ट करके एक जगह एलिमेंट नाम की बुक में लिख दिया था। और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, आप समझ सकते हो, ये मेरे ख्याल से गूगल पे देखोगे ना तो आई थिंक ये 250 या 300 पेज की किताब है, ये एलिमेंट्स जो है, ये बुक जो है अवेलेबल है, जो उसने लिख रखी है उसका पीडीएफ। तो उसमें से आई थिंक 1-2 पेज को हम लोगों को 1-2 पेज कहीं से निकाल करके और वो हमें पढ़ाया जा रहा है, इसकी एलिमेंट जो बुक है उसमें से। तो यूक्लिड ने बताया था ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको कुछ चीजों को पहले डिफाइन करनी पड़ती है ना, कुछ चीजों को, इनफैक्ट कोई भी चीज आप करो, कोई भी चीज स्टार्ट करो तो पहले कुछ चीजों को आपको डिफाइन करनी पड़ती है। डिफाइन का मतलब ये है कि डेफिनेशन वो चीज होती है जिसको कि आप उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते हो, डेफिनेशन ये है। अब जैसे अब कह सकते हो कि डेफिनेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि मास है कोई, एक पत्थर है, उसमें कुछ मास है, ठीक है, तो अब क्यों है मास, भाई है तो है, वो डिफाइन किया गया है कि इसका कुछ मास है। अब वो मास क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन आप भले ही दे सकते हो, लेकिन फिर से उस डेफिनेशन में भी कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो फर्दर डिफाइन नहीं हो सकती है। तो इसी तरीके से हमें कुछ चीजों को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब हमारी लिमिटेशन है ये चीज कि चीजों को समझने के लिए हम एक चीज को पहले हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके बेसिस पे चीजों को समझते हैं। जैसे यूक्लिड ने डिफाइन किया कि भाई ज्योमेट्री समझने के लिए सबसे पहले आपके पास जो चीज अवेलेबल होनी चाहिए वो है प्लेन। तो प्लेन ये रहा एक प्लेन, आप समझ सकते हो प्लेन क्या होता है। तो प्लेन आप कई तरीके से समझ सकते हो, ये जो आप मोबाइल पे अगर देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो अगर, तो आप देख सकते हो कि ये एक स्मूथ सा सरफेस होगा जिसपे ये सारी लाइंस आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये आप उस सरफेस को आप कह सकते हो कि वो प्लेन है, जो कि एक इमेजिनरी एक्चुअली चीज है। प्लेन का वैसे डेफिनेशन ये होता है कि चारों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है, चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड हो। जैसे आप क्लास में आप बोर्ड देखते होगे, क्लास में जो बोर्ड ब्लैक बोर्ड या जो भी है, जैसा भी बोर्ड होता है वो देखते होगे आप, तो वो आप समझ सकते हो प्लेन का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। आप सोचो कि ये आपका ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड, जैसा भी आपके स्कूल में अवेलेबल होगा, तो ये अगर है तो इसको आप ऊपर की तरफ खींच दो इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक खींच दो, इधर भी इनफाइनाइट तक खींच दो, इधर भी इनफाइनाइट तक खींच दो, तो जो भी आपके पास एक स्मूथ सरफेस आएगा जो चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, उसको हम प्लेन कहते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्योंकि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है वैसे, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इनफाइनाइट लेंथ का कोई आपको एक स्मूथ सरफेस मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये एजम्पशंस हैं जिसपे हम लोग सही मानते हुए स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट को डिफाइन किया है उसने, ठीक है। पॉइंट क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ है, अ सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस, द सेपरेट वन पार्ट ऑफ द सरफेस स्पेस फ्रॉम अदर सेड टू बी have no thickness नहीं होती है। the boundary of surfaces are curves और straight lines, है ना, इस तरीके से। तो ये कई चीजों को डिफाइन कर रखा है इन्होंने। पॉइंट उसके बाद, इसके बाद जो है ना, प्लेन के बाद पॉइंट की बारी आती है। तो पॉइंट तो सबको पता है क्या होता है। पॉइंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना थिकनेस, डायमेंशनलेस होता है पॉइंट, ठीक है। लेकिन आप कभी भी डायमेंशनलेस पॉइंट बना सकते हो। मैं जैसे मान लो मैंने, देखो आप स्क्रीन पे अगर आपको दिख पा रहा है तो देखो मैंने बनाया है, तो ये मैंने अपना पेंसिल जो है रखा है अभी टैब पे, तो देखो ये कुछ ना कुछ तो इसकी भाई थिकनेस होगी ही, भले ही नैनोमीटर में हो लेकिन थिकनेस तो होगी ही। तो यहाँ पर भी देख सकते हो ये डेफिनेशन है कि भाई डेफिनेशन कहता है कि इसमें डायमेंशन नहीं होती है, किसी चीज के पोजीशन को, किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट, मतलब किसी कह सकते हैं किसी भी चीज के पोजीशन को दिखाने के लिए वो पॉइंट को यूज किया जाता है। तो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमें वैलिड मानना पड़ेगा, तभी हम ज्योमेट्री को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यही यूक्लिड ने बताया है इसमें कि सरफेस होता है कैसा, है ना, सरफेस कैसा होता है जिसमें कि
एक सॉलिड ले लो, उसका जो है स्मूथ, जैसे एक मान लो कि एक स्फीयर है आपके पास, ग्लोब देखा होगा आप लोगों ने, तो ग्लोब का जो ऊपर पोर्शन जो होता है उसको सरफेस कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइन लाइन की डेफिनेशन उसने क्या दी, यूक्लिड ने लाइन को बताया उसने कि जिसमें कि लेंथ होती है, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होती है, ठीक है। तो ये बताया गया है। तो ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, पॉइंट हैज नो, तो ये लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये डेफिनेशंस दिए हुए हैं। ये पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब कुछ नहीं होता उसमें, ना लेंथ ना ब्रेड्थ ना थिकनेस। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, जब चौक से लिख रहे होते हो आप तो कुछ ना कुछ तो उसमें थिकनेस आ ही जाती है। अ लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ, है ना, मतलब उसमें कह सकते हैं कि खाली लेंथ होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है। जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, अब देखो ये भाई कुछ तो मोटाई लाइन की है ही ना, समझ पा रहे हो इसको? अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये तो बहुत मोटी सी लाइन दिखाई देगी, मतलब इतनी, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतनी मोटी ये लाइन दिखाई देगी कुछ। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग, है कि नहीं? या उससे भी कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हो हमारे पास तो उससे तो और मोटी लाइन दिखाई देगी ये। लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं कि इसमें ब्रेड्थ नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है लाइन में, है ना। लाइन में जो है खाली लेंथ होती है। और एंड्स ऑफ लाइंस आर पॉइंट्स, मतलब जो एंड होता है लाइन का ये पॉइंट्स होते हैं, लाइन का जो एंड होगा वो पॉइंट होगा। फिर है डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशंस हैं ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, ये डेफिनेशंस हैं जिसको आपको वैलिड मानना पड़ेगा। हालांकि इस डेफिनेशन में कई लूप होल्स हैं, कई सारी मिस्टेक्स लगती हैं हमें, लेकिन हमें उन मिस्टेक्स को नजरअंदाज करना है, उसको इग्नोर करना है हमें, ठीक है, तभी हम ज्योमेट्री पढ़ पाएंगे। जैसा मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि इसमें कुछ मोटाई होती है, इसमें कुछ ब्रेड्थ होती है, क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि एक्चुअली में ऐसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें एज्यूम करना पड़े। कई बच्चे तो मोटी लाइन को ऐसे बना देते हैं, यूं देखो इस तरीके की लाइन बना देते हैं, है ना, ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि भाई ये इतनी मोटी लाइन है। लाइन होना चाहिए बिल्कुल एकदम स्मूथ इस तरीके से, हालांकि इसमें भी कुछ भी ब्रेड्थ है, लेकिन उसको हम इग्नोर करके चलते हैं। द स्ट्रेट सर लाइन लाइन में तो सर एरोज होते हैं साइड में, लाइन सेगमेंट में सर पॉइंट्स होते हैं ना किनारे पे। नहीं नहीं पॉइंट, हाँ वो अलग बात है, वो नहीं, मैं वो बताना मेरा पर्पस यहाँ नहीं था। लाइन तो ये है, लाइन के लिए एरो दिखाते हैं, और लाइन सेगमेंट के लिए ये होती है इस तरीके से, ठीक है। और थिकनेस तो इसमें होगा ही, इसमें भी कुछ थिकनेस है और इसमें भी कुछ ना कुछ थिकनेस है ही, नैनोमीटर में ही हो लेकिन है तो। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, ठीक है। सरफेस में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, जैसा मैंने बताया आपको, चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड होता है। अच्छा, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस, मतलब ये बताने की कोशिश सर ये स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट लिखा है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ये भी समझ। हाँ, ये स्किप हो गया, सॉरी। स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है वो कि लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन ही नहीं होते हैं, लाइन और भी तरह के होते हैं। जैसे देखो एक स्फीयर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, स्फीयर है ये एक, ये भी एक लाइन होती है, देखो ध्यान से देखो तुम, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, ये भी एक लाइन है, ऑब्लिक जैसी लाइन लग रही है, ये भी लाइन ही है, लेकिन इस लाइन का एंड नहीं है कहीं पर, ये उधर जाकर के घूम के वापस इससे आ जाएगा, मैच हो जाएगा। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है, ये भी लाइन ही है, सॉरी लाइन सेगमेंट गलत बोल दिया मैंने, लाइन ही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। आप समझ सकते हो ना, एक धागा लिया आपने, एक स्ट्रिंग लिया आपने और बॉल को लपेट रहे हो, है ना, एक बॉल को लपेट रहे हो आप स्ट्रिंग से, तो वो जो बनेगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन जैसा ही है, लाइन ही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन कैसा होता है? बिल्कुल यूं, इस तरीके का। और ये जो स्ट्रेट लाइन है इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब इसके ऊपर जो पॉइंट्स है ना, इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो उसी पर होता है। देखो ये खतरनाक डेफिनेशन है कि भाई स्ट्रेट लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन कहाँ होता है? जो पॉइंट्स उसके ऊपर होते हैं उसी पे होता है। ये क्या खतरनाक डेफिनेशन है ये, कि अगर मान लो कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा है, इसको हम अगर लूजली समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, और वो सब एक लाइन में ही होते हैं, एक सीधी लाइन में होते हैं, वो सब के सब पॉइंट जो होंगे वो एक लाइन में होंगे, ठीक है, एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन किससे बनता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से, ठीक है, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट उसी लाइन पे होनी चाहिए, यही वो बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है, मतलब इसको आप ये डेफिनेशन है, और कह सकते हो आप इसको कि इसमें ज्यादा आप जाओगे तो फिलोसफी में, तो मेरे ख्याल से फिर तो आप रिसर्च करने लग जाओगे कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये इसको तो बहुत ही मतलब खतरनाक स्टेटमेंट है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, और वो बहुत सारे पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर होते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। मैं अपने हाथ पैर, है ना, हाथ पैर लंग्स किडनी इन सब से मिलके बना हुआ हूं, और
मेरे अंदर हाथ पैर लंग किडनी ये सब चीजें हैं, मतलब इस तरीके का कुछ सेंस बनता है। तो यही यही चीज इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर जो हमने सरफेस एरिया वाला पढ़ा उसकी है जैसे ब्लैक बोर्ड है सर, उसकी हाइट भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल होती है, हाइट तो होती है। तो सर सर सरफेस ऐसे में ही तो ना, ये बता रखा सर है कि उसके बाद लैंड सर एंड ऐसे ही ना, ड्रैग आप होती है। एक डॉट को आगे की तरफ खींच दो तो लाइन लाइन को ऊपर कर दो तो एक प्लेन, प्लेन को आप आगे की तरफ धकेल दो, बहुत सारे प्लेन से मिलके क्यूब थर्ड डिमेंशन बनते हैं, है ना, ऐसे ही ना सर। हाँ जी बिल्कुल। सर उसकी तो हाइट भी होगी सर, इसमें तो बस यही दे रखा है लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। नहीं नहीं, एक सेकंड, हाइट भी होगी, हाइट भी होगी। जो बोल रहे हो बच्चा, क्या हाइट होगी, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ। हाइट होगी, हाँ हाइट होगी सर बिल्कुल। जैसे कोई भी सरफेस है सर, जैसे ब्लैक हम्म, बोर्ड है उसकी हम्म, हाइट भी होगी, लेकिन इसमें तो हम्म। यही दे रखा है ना, सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ब्लैक बोर्ड जो होती है, ब्लैक बोर्ड, तुम्हें ब्लैक बोर्ड को देखो, ब्लैक बोर्ड का जो अपर पोर्शन है ना उसको तुम्हें लेना है, ठीक है। इस तरीके की चीज लेनी है तुम्हें, इस तरीके की चीज लेनी है, इसको सरफेस कहेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो कुछ इस, हाँ इसमें कुछ तुम अगर इस तरह का फिगर तुम देख पा रहे हो, ये कुछ तो उसकी थिकनेस होती है, उसको तुम्हें इग्नोर करना है बेटा, उसको इग्नोर करना है। यही तो समझना है हमें यहाँ पर कि जो सरफेस होता है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है केवल, ठीक है। और वो जो ब्लैक बोर्ड है दैट इज नॉट द परफेक्ट सरफेस, ठीक है, वो सरफेस है ही नहीं जिस वो। सॉफ्टवेयर से आप पढ़ा रहे हैं वो एक प्लेन का एग्जांपल हो सकता है, उसमें कोई हाइट नहीं है। बिल्कुल, स्क्रीन, स्क्रीन को कह सकते हो आप, ठीक है। यस सर। स्क्रीन तो आपको दिख रहा है, ये विजिबल, देखो ये देखो, ये स्क्रीन जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये लेंथ सरफेस का और एग्जांपल है। ये दिखा तुम्हें, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था। तो ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये एक सरफेस का एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थिकनेस तुम्हें नहीं दिख रही होगी, तुम या विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे थिकनेस को, खाली लेंथ और ब्रेड्थ देख पा रहे होगे। देखो मैंने लेंथ को बढ़ा दिया, ब्रेड्थ घटा दिया। अब देखो मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पर सर लेंथ ये को जो क्या कर दिया। पॉइंट्स है ये हम अब भी वैलिड लेते हैं ना, या सिर्फ ये हम इनके यूनिट ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, ऐसा हम मतलब वैसे वैलिड नहीं मानते। प्लेन एक इमेजिनरी आइडिया है, ठीक है। प्लेन जो होता है ना, ये इमेजिनरी आइडिया है कि भाई एक सरफेस होगा, ठीक है, एक स्मूथ सरफेस होगा, जैसा कि ब्लैक बोर्ड जैसा होता है। बल्कि ब्लैक बोर्ड भी स्मूथ सरफेस नहीं है, तुम्हें पता है ना, फिजिक्स जो जिसने भी पढ़ा होगा उसको पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स हाँ में इसलिए आ पाते हैं। हाँ, यस लेकिन उसमें पोज होते हैं। बिल्कुल उसमें, उसको हम लिख ही नहीं पाएंगे उसके ऊपर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्मूथ सरफेस का तो सबसे पहली बात तो स्मूथ सरफेस का कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। सबसे ज्यादा कम फ्रिक्शन किस में होता है, आइस टू आइस में, आई थिंक दो बर्फ के टुकड़ों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, आई थिंक। तो अब तुम समझ सकते हो, बर्फ की जो सिल्ली होती है ना, बर्फ की सिल्ली देखी है किसी ने, बर्फ की सिल्ली जो क्यूब क्यूब के फॉर्म में होती है, क्यूबॉइड के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो वो तुम समझ सकते हो कि एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है। लेकिन हाँ फिर से वो अब देख सकते हो तुम, वो क्यूबॉइड होता है, वो क्यूब नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग अगर डीप में जाएंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा उसको समझना। हमारे पास एक जो प्लेन पेपर होता है, A4 साइज का जो प्लेन पेपर होता है, एक शीट होती है पेपर की, तो उसको तुम इमेजिन करो कि उसको ना चारों तरफ से मतलब इनफाइनाइट लेंथ का बना दिया गया है, ठीक है। चार उसके एजेस हो, चार तरीके से उसको कवर करते हैं। हम इन पॉइंट्स को वैलिड मानते हैं बट सिर्फ ज्योमेट्री के पर्पस से, एज एन इमेजिनरी, मतलब इमेज की हाँ तरह। मैं यही कह रहा हूँ कि मानते हैं, मतलब हमें ना एक प्रीमाइज चाहिए, ठीक है। जैसे फिल्म बनानी है तो फिल्म बनाने के लिए एक स्टोरी चाहिए होता है, ठीक है। वह स्टोरी झूठी हो सच्ची हो अलग बात है, लेकिन हमें एक स्टोरी चाहिए होता है। तो उसी तरीके से हमें ज्योमेट्री की जितने भी प्लेन फिगर्स होते हैं, प्लेन फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें एक चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं प्लेन, ठीक है। और वो प्लेन जो है वो एक इमेजिनरी सा एक ऐसा स्मूथ सरफेस है जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है तो छोटा सा बनाया हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि ये जो है ना, ये बहुत ऊपर तक गया हुआ है, ये बहुत ही लेफ्ट तक गया हुआ है, ये बहुत ही राइट तक गया हुआ है, और ये बहुत ही नीचे तक गया हुआ है, जहां तक आप सोच नहीं सकते हो वहां से भी नीचे तक गया हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्मूथ सरफेस है जिसपे हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्लेन होता है, प्लेन की डेफिनेशन यही होती है कि एक इमेजिनरी सा एक ऐसा सरफेस जो कि चारों डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, उसको प्लेन कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये प्लेन यस सर, समझ आ गया कि ये हाँ, सारी चीजें बस इमेजिनेशन है, लेकिन हाँ, ये जरूरी है ज्योमेट्री को समझने के लिए।
बिल्कुल ज्योमेट्री को समझने के लिए जरूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक धोखा है, ऐसा नहीं है, फरेब है, ऐसा नहीं है। ये इसका यूज होता है, इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन है। कैसे कैसे बताओ कि बैठे बैठे जैसे देखते हो आजकल जो वॉर चल रही होती है, कैसे एक जगह से बैठे हुए 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे जो है वो बॉम्ब गिरा देते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके गिर जाती है। कैसे गिर जाती है वो ज्योमेट्री यूज करते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यूज होता है, उसमें कह सकते हैं कि ग्राफ यूज होता है, तब जाके वो उसका ट्रेजेक्ट्री नोट करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई कहां पर कितने स्पीड से यहां से बॉम्ब मारे ताकि सही ठिकाने पे जाके गिर जाए, ठीक है। वैसे मारना नहीं चाहिए बम, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स यूज होती है, उसमें फिजिक्स यूज होती है, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री जो हम लोग कर रहे हैं ऐसे नहीं है कि ये फ्री फोकट का ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। इसका एप्लीकेशन होता है, बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। तुम्हें पता हो, मैं तो अब देखो कर्व्स जो होते हैं, जो ग्राफ हम लोगों ने सीखा है कार्टेशियन प्लेन में, उसका एप्लीकेशन क्या होता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। कुएं से तेल निकालने में यूज होता है, ठीक है। हालांकि अब डायरेक्टली सर क्या निकालने में? कुएं से तेल निकालने में, पूरी बात सुनो, है ना। जो तेल को एक्सप्लोर करते हैं ना, समुद्र के नीचे से तेल निकालते हैं, या जो क्या कहना चाहिए, हाँ, समुद्र के नीचे से जो तेल एक्सप्लोर करते हैं वो बेसिकली इक्वेशंस होते हैं। वो हालांकि लीनियर इक्वेशन नहीं होते हैं, बट वो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको कहते हैं। लेकिन यूज होता है ये सारी चीजें जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये हम तो अभी जो कर रहे हैं वो तो ABCD है, ये बेसिकली ABCD है मैथमेटिक्स का, ठीक है। लेकिन जब आप लिटरेचर के लेवल तक पहुंच जाओगे, जब आप क्या कहना चाहिए मिल्टन को समझने लायक हो जाओगे आप, ठीक है, तो समझ जाओ कि आप फिर मैथमेटिक्स में आप उसको अप्लाई भी कर पाओगे। अभी तो हम लोग बहुत ही बेसिक चीजें कर रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। इससे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, सीखते सीखते 5 साल 7 साल 8 साल बाद जब सीखोगे चीजों को, तो इसका एप्लीकेशन भी आपको पता लगता जाएगा। तो इसीलिए जरूरी चीज है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, बस हमें ऐसे इमेजिन कर लेना है। ये इमेजिन करके चीजों को, इमेजिनेशन से ही तो कह सकते हो ना, हवाई जहाज बना लिया लोगों ने, इमेजिनेशन से ही इतने बड़े बड़े खतरनाक हथियार बना लिए, और इमेजिनेशन से ही देख सकते हो कि इतने वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है। तो आई थिंक क्लास को अभी आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लिया हम लोगों ने बेसिक आइडिया, अब उसके बाद अगली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर सर, मुझे थैंक यू समझ नहीं आ रहा सर, सरफेस